अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आज फिर हमें यही जुमला कहना पड़ा, लेकिन हुआ ये कि क्रिकेट के मौजद का पहली बार क्रिकेट की दुनिया के दोनों फॉर्मेट्स पर बैक वक्त राज। इंग्लैंड वर्ल्ड कप के बाद T20 का भी चैंपियन बन गया है। इंग्लैंड 2010 में भी T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। इंग्लैंड ने 30 साल बाद पाकिस्तान से 1992 की शिकस्त का बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में 30 साल पहले मेलबर्न के ग्राउंड में ही इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। इस बार 92 के वर्ल्ड कप की निशानियां तो मुकम्मल थी, लेकिन टीम की तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई है। पाकिस्तान 20 ओवर्स में सिर्फ 137 रन का टारगेट ही दे सका। पाकिस्तान का कोई बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। बॉलर्स ने मुकाबले की भरपूर कोशिश की, फील्डिंग में भी टीम ने जान मारी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होते ही मैच का नक्शा तब्दील हो गया। इंग्लैंड ने 1 ओवर पहले ही टारगेट हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से शिकस्त ने ही पाकिस्तान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान इसका निज़ाम अल्लाह के आसे पर चल रहा है ना, ऐसे हमारी टीम भी दुआओं के सहारे फाइनल में पहुंची है। और अफसोस के साथ पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना सका है। इस इवेंट में सबसे ज्यादा रन्स भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने बनाए हैं। सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां भी विराट कोहली ने बनाई हैं। इवेंट में सबसे ज्यादा 15 विकेट्स भी श्रीलंका के डिसिल्वा ने ली हैं। मैच में 3 और टूर्नामेंट में 13 विकेट्स लेने वाले इंग्लैंड के सैम करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए हैं। यूं पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी मायूस कुन रही है। बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो कि बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ कि ये जल्दबाजी होगी। अगर एतमाद करके आपने कप्तानी दी है तो फिर खामियों में बेहतरी की कोशिश की जाए, ना कि कुर्सी खींचने से मसले को हल समझा जाए या इसका हल समझा जाए। मेरे साथ यासिर हमीद साहब साबिक क्रिकेटर मौजूद। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि शायद आज का मैच जो है वो जिस तरह से सेमीफाइनल से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, तो आज भी हम इसी तरह की कोई परफॉर्मेंस देखते, या आज हम कप अपने पास देखते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैच से पहले यासिर सारी की सारी जो हमें निशानियां मिल रही थी वो 92 के वर्ल्ड कप वाली थी, लेकिन आज का मैच जो हुआ है, फाइनल जो हुआ है, वो 92 के वर्ल्ड कप से फाइनल से कितना मुख्तलिफ था? देखिए, ये तो बिल्कुल काफी सारी रिजेम्बलेंस जो थी वो काफी सारी चीजें मिलती जुलती थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से इत्तेफाक की बात है। ये तो खैर इत्तेफाक ही था, बट ये है कि पाकिस्तान टीम ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि काफी सारी चीजें, इवन जो पहला बॉल हुआ वो भी वर्ल्ड कप 92 में भी पहला बॉल नो बॉल हुआ था, और आज के मैच में भी पहला बॉल नो बॉल हुआ है। वो खैर रिजेम्बलेंस तो काफी थी, लेकिन वो मैं समझता हूँ महज इत्तेफाक है। तो क्रिकेट जो है वो ऐसा गेम है कि एवरी डे इज अ न्यू डे इन क्रिकेट। अच्छा, जो हमारे प्लेयर्स के ऊपर तनकीद होती है ना, बैट्समैन पर तनकीद होती है, वो यही कहा जाता है उनको कि वो T20 को T20 समझकर नहीं खेलते, वो फास्ट फॉर्मेट को समझकर नहीं खेलते हैं। अब आज भी ऐसे ही हुआ कि हमारे बैट्समैन जो है ना वो डिफेंसिव क्रिकेट में को समझकर खेलते रहे, वो विकेट बचाने की कोशिश करते रहे, और इस वजह से एक बड़ा टोटल नहीं दे सके। इंग्लैंड जैसी टीम के आगे एक बड़ा टोटल नहीं दे सके। जी बिल्कुल, डेफिनेटली 20 रन शॉर्ट थे हम, एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट थे। और उसकी देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि जो टॉस है वो हमारे हक में नहीं गया, और वो वैसे भी हमारे इंसान के इख्तियार में नहीं है टॉस। टॉस का बड़ा वाइटल रोल था इस मैच में मेरे ख्याल से। और जैसे इंग्लैंड ने टॉस जीता तो उन्होंने स्ट्रेट अवे उन्होंने बॉलिंग की। अगर पाकिस्तान भी टॉस जीता तो बॉलिंग करता, और चेस करना, फिर जब आप दूसरी टीम को छोटे टोटल में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो चेस करना आसान हो जाता है। यही अगर 150 प्लस होता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा थे इस मैच को जीतने के लिए। इवन दो कि हमारा स्टार्ट बॉलिंग में अपार्ट फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट था, जब पहला टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के हक में, जब उन्होंने एलेक्स हेल्स की विकेट ली। और वहां से हमें लग रहा था कि पाकिस्तान इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके विकेटें लेता रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह का जो पहला स्पेल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया फॉर माय लाइकिंग। 25 रन उन्होंने दिए 12 बॉलों पे। थोड़ी सी बॉल बहुत आगे की उन्होंने, मुंह में बॉल की, स्विंग हो रहा था उनका। और हमने देखा कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने सारी जो बॉलिंग की है वो हार्ड लेंथ पे की है, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है या हार्ड लेंथ पे बॉल की है। थोड़ा सा नसीम शाह वहां पे मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा
हल्का सा लाइन पीछे रखते, वो रन वो जो 25 की जगह अगर वो 10 रन देते 2 ओवर्स में, वहां से हमें 15 रन का एक मार्जिन मिल जाता, जो आखिर में हमने देखा है कि 30 बॉलों पे जब 45 रन रहते थे और वहां पे शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए तो वहां पे 45 की जगह 60 रन होते। तो काफी सारी डिफरेंट बट्स हैं जो इस मैच में हुए, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है। कंग्रेचुलेशंस टू द बॉयज, उन्होंने बड़ी जबरदस्त फाइट दी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान टीम का कमबैक हुआ इस टूर्नामेंट में। अच्छा, अगर हम बैटिंग में नहीं कुछ कर सके तो बॉलर्स ने हमारी बड़ी जान मारी है, फील्डिंग में जान मारी गई है। अब आखिरी ओवर तक मैच ले जाना इस टोटल पर, इसका क्रेडिट भी बॉलर्स को जाना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं अगर शाहीन अपने ओवर पे इंजर्ड नहीं होते, पीछे 2 ओवर्स रह गए थे उनके, अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो मैच मुख्तलिफ होता, सिचुएशन मुख्तलिफ होती? जी देखिए, बिल्कुल हैविंग सेड दैट कि शाहीन शाह का वो जो 29 बॉल रहते थे और पहली बॉल करा के वो अनफिट हो गए, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे ट्रम्प कार्ड है इस वक्त। और जिस तरह सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह इतनी बड़ी इंजरी, जो नी की इंजरी होती है, बड़ी फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली बड़ी थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि उनका सारा फोकस जो होता है नी पे होता है बॉलर का, क्योंकि नी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जिस तरह शाहीन अफरीदी ने इस टूर्नामेंट में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी फॉर्म को वापस हासिल किया, तो इट शोज हिज कैरेक्टर एंड क्लास। और वहां पे उनका गिर जाना तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा धचका था। और जो आपने बात की कि इंग्लैंड की टीम ने 690 रन स्कोर किए, तो हमें पता है कि उनका जो पावर प्ले है वो हमने लास्ट मैच में देखा कि इंडिया की किस तरह धुलाई की उन्होंने। और 170 रन फॉर नो लॉस इंडिया की टीम। और यहाँ पे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग की क्लास और इंडियन बॉलिंग की क्लास में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे सलमान बट भी, यासर सलमान बट ज्वाइन कर चुके हैं साथ में। जी जी, सलमान बट भी हैं साथ में। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां पर कोई खामियां कोताहियां हो गई कि जिसकी वजह से आज हम वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बन सके? आई थिंक जी इट वाज ऑलवेज पाकिस्तान बॉलिंग अगेंस्ट इंग्लिश बैटिंग। और इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसकी डेप्थ 10वें 11वें नंबर तक है, सभी कैपेबल बैटर्स हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एट द सेम टाइम गेम अवेयरनेस और सिचुएशनल अवेयरनेस का बड़ा फर्क है। हम भी अच्छी पोजीशन में थे, 11 ओवर्स में हमारे 84 रन थे, 2 विकेट डाउन थे, और 9 ओवर्स में अगर हम 70 रन भी बनाते तो हमारे 159 रन होते और मैच बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन हमने अचानक जब शादाब बैटिंग पे आए तो हमने अचानक ये प्लान कर लिया कि हम अब बड़ी हिटें मार के स्कोर करेंगे। और उसके बाद इस ग्राउंड में आपने देखा कि टोटल आज 2 या 3 छक्के लगे हैं पूरे मैच के। एक शान ने मारा, एक रिजवान ने, एक बटलर ने और शायद एक बेन स्टोक्स ने मारा। तो ये बड़ा ग्राउंड है, इसमें गैप्स बड़े हैं, यू हैव टू पिक द गैप्स और आपको अच्छी रनिंग करनी पड़ती है। 7, 8, 9 रन यहाँ पे भागकर भी बनते हैं अगर आप गैप्स खेलते हैं तो। आई थिंक इंग्लैंड प्लेड मोर इंटेलिजेंटली। जहां तक हम बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत शानदार की। एक छोटे टोटल में भी उन्होंने इंग्लैंड को मैच बनाया, मतलब इंग्लैंड को आसानी से नहीं जीता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि नए बॉल पे शाहीन को और ओवर कराना चाहिए था, 2 ओवर के बाद उसे चेंज नहीं करना चाहिए था वहां। अच्छा सलमान, अब आज की डिफीट के बाद एक मुतालबा जोर पकड़ गया है बाबर आजम के हवाले से कि कैप्टनसी ली जाए। आप समझते हैं ये जल्दबाजी हो गई है, ये बहुत जल्दी का फैसला हो जाएगा, बजाय इसके कि बाबर के जो खामियां हैं, कैप्टनसी की जो खामियां हैं वो दूर करने के उनसे पोजीशन ही ले ली जाए? किरण, आपको पता है पाकिस्तान में कोई टेक्निकल बंदा तो ये बात कर नहीं रहा होगा। ये वही जो तजिया निगारी जो है डेली बेसिस पे लेफ्ट राइट सेंटर हो रही होती है। बात यह है कि आप हाईलाइट करें ना, वेयर हैज द इशू गॉन रॉन्ग। तो अगर आपके वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भी आपने कप्तान ही बदलना है तो क्या गारंटी है कि अगला कप्तान आपका वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेगा? तो बात यह है कि यू हिट द राइट एरिया। जब आप वो बात करते हैं जिस वजह से आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं एक आर्गुमेंट के, जी उसको उतार दें, तो साथ ये भी प्रेजेंट करें वेयर ही हैज गॉन रॉन्ग, कंसिस्टेंटली किधर गलतियां हुई, कौन है जो इसको एड्रेस कर सकता है। और अगर शॉर्टली मैं आपसे गलतियां पूछूं तो कहां हो रही हैं गलतियां? देखिए, गलतियां काफी सारी हैं। हमने
बेसिकली तो सिलेक्शन में जो मिडिल ऑर्डर हम 2 साल से खिलाते हुए लेकर गए वो तो सारा बेंच पे बैठा हुआ था। हमने तो हारिस को लेकर आए हैं, हम ट्रैवलिंग रिजर्व में थे। तो जो हमारे मेन टीम के अंदर 3 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे वो तो एक एक मैच खेल के टूर्नामेंट में बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी टेक्निकल वो थे ही नहीं इक्विप्ड ऑस्ट्रेलिया जैसी बाउंसी और पेसी ट्रैक्स पे खेलने के लिए। तो सवाल तो उठते हैं सिलेक्शन कमेटी पे, जो ये कहती रही कि यही बेस्ट है। बिल्कुल ठीक, यानी सलमान आप ये समझते हैं, बल्कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि बजाय इसके कि कैप्टनसी से हटा दिया जाए, जहां पर प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टाइम इंशाल्लाह दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे और पाकिस्तानी टीम से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोशिश करेंगे कोई ना कोई टाइटल तो लेकर आए आप। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पॉलिटिकल मामलात पर बात करेंगे। तो आज के दिन नाजरीन तसलसल से बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी रहा। सुबह अमेरिका में 2 तैयारे टकरा गए जिससे 6 अफराद हलाक हुए। शाम में तुर्किया के मारूफ तकसीम स्क्वायर पर धमाका हो गया जिसमें अब तक की तलात जो आ रही है उसके मुताबिक 5 अफराद जाबाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की बेसब्र सियासत में जनरल बाजवा के अलविदाई दौरों के बाद भी कुछ खास खामोशी नहीं हुई है। अगले आर्मी चीफ के लिए कयास आराइयां हो रही हैं। लंदन में होने वाली वजीर आजम की मुलाकातों में इजाफा होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले रहे हैं। आने वाले चंद दिनों में मुल्क की अहम तरीन तैनाती के हवाले से फैसला होने जा रहा है, जिसके बाद सियासी जमातों के रवैये और तर्ज सियासत में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोइयां की जा रही है। और हैरान कुन तौर पर इमरान खान का रवैया तब्दील होने वाला नहीं है, बल्कि तब्दील हो गया है। बरतानवी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए को अब माजी का हिस्सा समझते हैं और वो अब अमरीका का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो दोबारा वजीर आजम बनकर अमरीका से दोस्ती चाहते हैं। यानी इंपोर्टेड हुकूमत, उनका साथ देने वाले गद्दार, सारे बयानिए खत्म हो गए। वारे सियासत क्या क्या दिन दिखाती है। खान साहब कहते हैं वो तो अब अपने मंसूबों में पाक फौज के तामीरी किरदार के ख्वाह हैं, जिन्हें कल तक रूस के दौरे पर फख्र था, आज वो उस दौरे के वक्त को गलती समझते हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है कि कल तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज में इमरान खान पर हमले की मर्जी की FIR के लिए दरखास्त जमा करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें साइफर की तहकीकात का जिक्र नहीं होगा। आज जलसे से खिताब में भी खान साहब ने साइफर तहकीकात का जिक्र ही नहीं किया। सुनिए जरा क्या कह रहे थे। चीफ जस्टिस साहब, आपको अरशद शरीफ को इंसाफ देना पड़ेगा, आपको आजम स्वाति को इंसाफ देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं FIR नहीं कटवा सकता। ये कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है। केस लगा हुआ है मेरा अदालत के अंदर कि ये जो NRO उन्होंने लिया है नैब अमेंडमेंट्स के तहत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। तो क्या इमरान खान वाकई अब कभी अमरीकी साजिश का तस्करा नहीं करेंगे? और इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे गई? क्या खान साहब किसी यकीन दहानी के बदले में अमेरिका की साजिश के बयानिए से पीछे हट गए हैं? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने की हुकूमती वजूहात में बड़ा तजाद सामने आ रहा है। वजीर दिफा दावा कर रहे हैं कि ये जो दौरा है ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से मुलतवी हुआ है, जबकि दफ्तर खारजा के जराए बता रहे हैं कि दौरा G20 समिट की वजह से मुलतवी हुआ है और जल्द नए स्केड्यूल पर इत्तेफाक हो जाएगा। तो प्रोग्राम में मुझे आज बात करने के लिए हिना परवेज भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुकी हैं। आमिर जिया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल अब्बासी मेरे साथ मौजूद है, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हिना, जरा आपसे बात का आगाज करती हूँ। मैं देख रही थी ट्विटर पर मैच के हवाले से आज आप सुपर एक्साइटेड थी, फिर थोड़ी अफसरदा भी नजर आई और मीम्स का सिलसिला जारी है। और उस मीम में एक बड़े मजे की मीम मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि आज आप गेस्ट हैं तो आपसे ही बात की जाए। वो कहा जा रहा था कि 92 में वो पाकिस्तान में थे
इस वजह से यहाँ ट्रॉफी आ गई थी, अब वो लंदन में, इस वजह से ट्रॉफी वहां चली गई है। तो क्या हो रहा है लंदन में, और ये जो बयानिया खान साहब का तब्दील हो रहा है, ये क्या लंदन में कुछ हो रहा है, उसकी वजह यही वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। पहली बात है किरण कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आज संडे का पूरा दिन हमने मैच देखते पे गुजारा, और मैंने आज यही ग्रीन कपड़े पहने भी हुए थे क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही थी और बड़ी एक्साइटेड भी थी, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी मैच को, और मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे कि हम जीत जाएंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीम डीमोटिवेटेड ना हो, इंशाल्लाह ताला हम आगे आने वाले कोई भी टूर्नामेंट होएगा उसको जीतेंगे। तो ये मैंने भी बिल्कुल मीम देखी और मुझे हंसी भी आई कि 92 में जो है नवाज शरीफ साहब यहाँ थे, अब लंदन में है। वैसे कहा तो जाता है और ये सही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ना ही सिर्फ सियासत को मतलब कंट्रोल करते हैं और भी बड़ी चीज़ों को शायद कंट्रोल करते हैं। तो एक अच्छी मीम मुझे भी हंसी आई इस बात पे कि शायद उनकी लक का फैक्टर। मियां साहब को फिर यहाँ होना चाहिए था अगर वर्ल्ड कप उनके जरिए यहाँ आ जाता तो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब यहीं होंगे। अभी आपने इमरान खान साहब की स्पीचेस में देख भी लिया होगा कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। तो मियां साहब बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं और इमरान खान साहब की तकलीफ में इजाफा होएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान। ये बयानियों में तब्दीलियां किस बात से आ रही हैं? खान साहब ने अमरीकी साइफर को माजी करार दे दिया है ना, क्या हुकूमत के पास कुछ मालूमात वगैरह हैं? तब्दीली आई कैसे वैसे उनके मिजाज में, उनकी बात में? देखिए इमरान खान साहब की पे तो आप कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आपने खुद देखा होगा कि वो आती है टीवी पे, एक दिन आके अदारों को मीर सादिक, मीर जाफ़र और ऐसी आवाज़ें कसते हैं, और फिर पता चलता है कि रातों को उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब की किसी भी बात में हम ट्रस्ट नहीं करते। जब वो ऑडियो लीक आई जिसमें ये कहा गया कि हम साइफर पे खेलते हैं, उसके बाद पूरी कौम का ट्रस्ट इमरान खान पे टूट गया। हमें पता चल गया कि इमरान खान फॉरेन रिलेशनशिप्स, मुल्क के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करने के लिए अपने साइफर पे खेलने की कोशिश कर रहा है। कोई भी फितना मुल्क में फसाद क्रिएट करना, एनार्की क्रिएट करना, सो नथिंग। आई थिंक ये मैं और पूरी कौम इस बात को 100% इंडोर्स करती है कि इमरान खान यू टर्न्स भी लेते हैं। इमरान खान अपनी किसी बात के पक्के नहीं है, किसी कमिटमेंट के पक्के नहीं है, और जो बात करते हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि सुबह कोई बात करते हैं, रात को कोई और बात कर रहे होते हैं। आमिर साहब से पूछते हैं ना कि वजह क्या है, उनके पास कोई इत्तलात हैं, उनका तजिया क्या कहता है। आमिर साहब बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं वो जो बातें उन्होंने की जिस पर सारा मोमेंटम उन्होंने बिल्ड किया, जिस पे पूरी पाकिस्तान को उन्होंने अपने पीछे बकौल उनके निकाल लिया, सर वो अमरीकी साइफर था, अमरीकी साजिश थी, वो माजी का हिस्सा हो गया। आमिर साहब, तो ये तब्दीली कैसे आई, क्यों आ रही है, क्या वजह है इसकी? ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, और सबसे अहम जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अपने इब्तिदाई कलमात में कि लोगों की नज़रें जो हैं कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि लर्न हर्डल की तरफ लगी हुई है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसमें ये बात जो भी हिना साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, तो मेरी इत्तलात भी यही है कि बड़ी संजीदा कोशिशें हो रही हैं कि उन पर जो नाअहली बदनवानी के जो उन पर कन्विक्शन हुई थी उसको किसी तरह से ख़त्म करा के जो उनकी ताहयात नाअहली है उस मसले को हल किया जाए, और उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान में उनके कहते हैं उनकी वापसी की राह को हमवार किया जाए, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में सियासत में भरपूर हिस्सा ले सकें। लेकिन इसमें जो कबाहत है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने किए हुए फैसले को कहते हैं ना उल्टा करना होगा। तो ये कैसे होगा, ये ज़ाहिर है कि उसके पीछे जो लीगल माइंड्स हैं नून लीग से वाबस्ता वो भी लगे हुए हैं, और क्योंकि कहा यह जा रहा है, दावा है नून लीग की सोर्सेज का कि जनाब इस पर इस्टेब्लिशमेंट में भी कंसेंसस है कि जनाब डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो एक बात तो ये है, और ज़ाहिर है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होने की बात हो रही तो इमरान खान साहब की तरफ से जो इत्तेजाज है उनका जो वो है कहते हैं कि हमले की जो नौयत बदलना है वो समझ में भी आता है। तो हमें पहले तो इस पूरे पस मंज़र को देखना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, और इसी में फिर इसी के अंदर ये चीज़ ऐड हो जाती है जिसपे हमें बिल्कुल क्या साराई नहीं करनी चाहिए कि नया आर्मी चीफ कौन होगा,
किस किस्म का होगा, उसके इंतखाब कौन करेगा। हमारा आइन कहता है कि वज़ीर आज़म करेंगे, लेकिन जो नक़ाद हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो तनकीद करते हैं नून लीग पे कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को डिक्टेशन दी जा रही है और उनको जो है मुबैना तौर पर कठपुतली वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो खैर वो इतराज़ात चलते रहते मुखालफिन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो है फैसला जो होगा या वो उसमें कलीदी किरदार अदा करेंगे, और जाहिर है जो PDM के दीगर इत्तेहादी उनसे भी इनपुट लिया जाएगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले के अंदर किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होना चाहिए कि जो भी आर्मी चीफ आता है, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, उसका ज़ाहिर है उसकी अहलियत का एक सेट है। तो वो चीज कोई भी आएगा वो पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान का सिपह सालार होगा, और कोई इस अपने जहन से खुलच के निकाल दे कि अगर मैं उसको लेकर आऊंगा तो वो उसका वफादार होगा, वफादार मेरे फायदे में होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये साइफर की तहकीकात का बिल्कुल ही तस्करा ना होना, सर क्या आप समझते हैं ये महज इत्तेफाक है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में जा रहे हैं PTI के तमाम लोग, और वो जा रहे हैं सिर्फ उस हमले पर कि मर्जी की FIR दर्ज नहीं हुई है, और यहाँ पर साइफर के हवाले से तहकीकात का कोई तस्करा ही नहीं है। तो ये महज इत्तेफाक है या PTI की अब ये प्लानिंग का हिस्सा हो गया है कि इस चैप्टर को आपने क्लोज कर देना है? बिल्कुल बहुत सारे ये इस पे मेरी बात नहीं हो सकी, तो मैं आपको कोई मुस्तक़ा बात नहीं कह सकता, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका जो पूरा बयानिया है उसका एक बहुत बड़ा सतून जो है वो ये है कि जी बैरून मुल्क से साजिश की गई है। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि वो किस तरह से तवाज़ुन लेकर आते हैं कि अब जाहिर है कि उसमें इमरान खान पे कातलाना एक नाकाम हमला भी हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए इशू है, फिर उस पर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इशू है। तो कौन से इशू को वो जो है ज़्यादा जोर देते हैं? बैक वक्त जाहिर है कि आप एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, दो तीन चीजों को साथ लेके चलते हैं, उसमें कभी किसी चीज पर दबाव बढ़ाते, कभी किसी दूसरी चीज पर। तो वो वाला जो है उनका बयानिया है, उसको मेरे ख्याल में एकदम तो रोल बैक करना जो है वो समझ में नहीं आता, और उसमें उनका दे आर गोइंग टू लूज देयर फेस। तो ऐसा नहीं होगा, उस बयानिए को वो जिंदा भी रखेंगे, लेकिन साथ साथ इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि जी हम जो भी अपने फैसले करें आजादाना करें और इस तरह से करें कि जनाब हमारी खारजा पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट हो। तो वो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक मतलब हमारे बहुत सारे जो लोग थे, बरतानवी टीवी को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबार को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है बरतानवी सर, उसमें वो बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि ये माजे का हिस्सा हो गया है। तो लेट्स सी कि उनको फिर यहाँ पर इसकी वजह से लूज करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो 27 तारीख से जो बयानियां लेकर अपना निकले थे, वो पर्चा दिखाकर निकले थे, अगर उसको एकदम ही रोल बैक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे। अच्छा हिना, क्या पसीपर्दा कुछ कोई मीटिंग्स? जी सर कंप्लीट कर लीजिए। मुझे शुबा है कि वो बिल्कुल रोल बैक नहीं करेंगे। ज़ाहिर फॉरेन प्रेस से जब आप बात करते हैं आपकी लाइन लेंथ कुछ और होती है बॉलिंग की, जब आप जलसे में करते हैं कोई और होती है मीटिंग। तो ये सियासतदानों का एक बड़ा वो है, मतलब है कोई ऐसी बात नहीं कि उसमें हमें हैरत होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को देखकर ही बात कर रहे होते हैं कि उसकी एक और तकाजे हैं। जब आप फॉरेन लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू का लहजा और अंदाज जो है वो तब्दील हुआ होता है, और उसमें कोई मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासतदान जो है सही। अब आदिल अब्बासी भी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आदिल फॉर कमिंग एट माय शो। जो कुछ खान साहब ने पिछले चंद माह में किया है, अब वो अच्छा बच्चा बनने की यकीन दहानी करा भी दें, तो आपको लगता है कि उन पर जो एक ये ट्रस्ट डिफीट हो गया है, ये एतमाद बहाल हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी योर शो। आपका जो सवाल है एतमाद की बहाली का, वो किससे है? क्योंकि खान साहब को तो 2-3 जगह एतमाद बहाल करना है। पहला एस्टैब्लिशमेंट के साथ, दूसरा अमेरिकन के साथ, तीसरा जो है वो इस वक्त जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि वो इस स्ट्रगल के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंगेज रख के उनके साथ अपना एतमाद बहाल करें। आप स्पेसिफिकली किस के बारे में बात करना चाह रही हैं, अगर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके फिर तफसील से आपको जवाब दे सकूं। चले, दैट्स ग्रेट कि आपको ये मामला समझ नहीं आया। मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ। जो कुछ इमरान खान साहब करते रहे हैं, स्पेशली इदारों के हवाले से जो वो बातें करते रहे हैं, अब आपको लगता है कि ये एतमाद दोबारा बहाल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है।
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। इदारों की भी जरूरतें बदलती रहती हैं, इदारों के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां होती रहती हैं, सियासी जमातों के अंदर भी मौक़िफ़ में तब्दीली होती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसा होता आया है या हो सकता है कि हमेशा के लिए जो है वो मामलात कट ऑफ हो जाएं। लेकिन अगर एज वी स्पीक इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुझे कोई इम्कान ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब किसी भी लेवल पर अगर टॉक्स में एंगेज हो तो इमरान खान साहब के मामलात बहुत जल्द बेहतर हो सकते हैं। वक्त लगेगा, कम से कम अगले इलेक्शन तक तो ये मामलात बेहतर होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा आदिल, हुकूमत जो है वो अभी तक डिसाइड कर नहीं पा रही है या क्यों खामोशी है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहुत सारे सीनियर एनालिस्ट उनका कहना ये है कि अगर ये फैसला जल्द से जल्द हो जाता है तो वो तारीखें जिसमें इमरान खान साहब आने की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारा एक इंतशार किसी सिचुएशन है या मुल्क में एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, ये 10 से 15 दिन का गेम होगा और उसके बाद ये सारी झाग बैठती हुई दिखाई देगी। तो लेट्स सी, उन अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं। आप छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, बस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, है ना। किसी किस्म की कोई इत्तलात क्या पस पर्दा इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ साहब की कोई मुलाकात वगैरह या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते वगैरह हो रहे हैं? क्योंकि एक ही वक्त में तीनों का लाहौर में होना, सदर मुमलिकत का भी, इमरान खान का भी, आर्मी चीफ का भी, इससे बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। आपके पास है कुछ इत्तलात इस हवाले से? बिल्कुल किरण, मैंने भी किसी ब्लॉग में ये बात सुनी, लेकिन आई डोंट थिंक मैं ये आपकी बात जो आदिल साहब ने बिल्कुल क्लियरली आंसर नहीं की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जितनी भी कोशिशें कर लें, उनका एतमाद जो है वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ या अदारों के साथ बहाल नहीं हो सकता। और उसका रीज़न ये है कि सब अदारों ने देख लिया कि इमरान खान साहब जो हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। चाहे हम उनको देख लें कि एक फॉरेन फंडेड फितना के तौर पे हो, या हम उनका इलेक्शन कमीशन का डिसीजन देख लें कि 350 कंपनी से इन्होंने फॉरेन फंडेड एड लिया, या हम इनकी एनार्की फैलाने के तौर पर ले लें। एक मेरे बड़े ऑनरेबल कुलीग ये आमिर साहब ने ये बात की कि सब सियासतदान जलसों में, ऑडियंस में फ़र्क बात करते हैं, लेकिन मैं ये इंडोर्स नहीं करूँगी। कोई भी सियासतदान, आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें या डिफरेंट को देख लें, कभी भी आके फॉरेन रिलेशनशिप्स पे वो स्टेक पे डालने के लिए अपने जलसों के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। कोई भी साइकिल की बात नॉर्मल सियासतदान इस तरह अपने जलसों पे नहीं करता। जो चीज़ें मुल्क के लिए सिक्योरिटी अभी माजी करीब में इमरान खान साहब की हुकूमत में वैसे आप लोगों ने भी मज़ामत की सियासत की है और शदीद मज़ामत की सियासत की है, आपके मामलात कैसे सही हुए थे? किरण, हमने बिल्कुल, आप ये बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि नवाज शरीफ साहब हमारे कायद क्या बात करते थे कि अदारे अपने हदूद में काम करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी स्पेसिफिक लिखी हुई है उसमें काम करें, अदारे न्यूट्रल हो जाए। ये बात करना बिल्कुल फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इमरान खान से हम कंपेयर करें। वो आते हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक, नेम थ्रोइंग। तो आप अगर एक इंस्टीट्यूशन को ये कहते हैं कि आप अपनी हदूद में काम करें, वो एक फ़र्क चीज़ है। लेकिन इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान चाहते हैं कि मेरे मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगे, इमरान खान चाहते हैं कि हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, इमरान खान चाहते हैं, वो कह रहे हैं ना कि हम मर्जी के डिसीजन, मुझे मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए, मुझे मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए, जो भी हो वो मुल्क के लिए हो। वो अब इसको भी बड़ा क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये साइफर के लिए अब जब वहां से इमरान खान साहब उसे माजी की बात कह रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी साइफर पर तहकीकात वगैरह नहीं होंगी? क्या होगा? किरण, मर्जी का आर्मी चीफ मिलने भी नहीं वाला इमरान खान साहब को, क्योंकि आर्मी चीफ का डिसीजन बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे वही होएगा। और इमरान खान साहब जितना मर्जी जो मर्जी कोशिश कर लें, ब्लैकमेल कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आपने देखा कि इन्होंने किस तरह लॉन्ग मार्च को कोशिश की कि उसको यूज़ करें, प्रेशराइजिंग टैक्टिक, वो भी इनका फेल हुआ। जो मर्जी कर लें, अब इनका कोई भी प्लॉट
काम करने वाला नहीं है। आप अपना बताएं ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, इनको बुलाया जाएगा तहकीकात के लिए? सारे नैरेटिव्स एक एक करके अवाम के सामने आ गए कि किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं। लोगों को ये पता चल गया कि इससे बड़ा मुनाफिक और झूठा इंसान कोई नहीं है। कोई भी बात जो करता है वो सच नहीं है। मुल्क की मैशत को तबाह बर्बाद किया इन्होंने। हमने भी देखा था 2018 का जो प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब, वो किस तरह जो है उन्होंने मुल्क की मैशत भी ख़राब की, किस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स भी इंक्रीज कर दिया, किस तरह फॉरेन रिलेशन भी खराब किए। आज वो टीवी पे आते हैं और अपनी लेक्चर शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो ये बात नहीं देखते अपने रोड मैप पे कि लास्ट 3.5 ईयर्स में उन्होंने काम क्या किया। सही। आमिर साहब, ये कल तहरीक इंसाफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में खान साहब के नामजद करदा नामों पर वजीराबाद हमले की FIR दर्ज करवाने। तो सर, अदालत इस मामले में क्या कोई किरदार अदा कर सकती है या खान साहब को वहां मायूसी होगी? देखिए, अदालत जो भी करेगी ना, अदालत को ज़ाहिर तहकीकात के लिए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा जो मैं अगर आप मुझे इजाजत है किरण, एक चीज मैं जरा सी तस्दीक कर दूं कि अभी जो ये कह रही थी नून लीग की हमारी नौजवान रहनुमा, सिर्फ एक चीज का कि इमरान खान के ताल्लुकात जो है एस्टेब्लिशमेंट से दुरुस्त नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ साहब का हमने वो वक्त देखा है कि उनकी बड़ा तनाव होता था और बड़ा मतलब है कि लगता था कि इनकी वापसी जो है नामुमकिन होगी। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर हमने देखा, जहांगीर करामत से उनके इख्तलाफात हुए, काकड़ साहब से हुए, तो एक पूरी तारीख आसिफ नवाज साहब से हुए। तो लेकिन हमने देखा कि हर मर्तबा जो है सियासतदान किसी न किसी तरह से अपने आप को एक्सेप्टेबल बनवा लेता है। और फिर अभी आप देखें, जब राहिल शरीफ साहब और खुद बाजवा साहब से उनके इख्तलाफात हुए थे, तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि जनाब ये वक्त आएगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पे करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे और वो वजीर आजम होंगे, और नवाज शरीफ साहब के लिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, इस बात की कोशिशें हो रही होंगी कि उन पर से ताहयात पाबंदी का खात्मा कर दिया जाए। तो आदिल ने जो बात की थी ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात बदलती रहती हैं, उसकी हिकमत अमली बदलती रहती है, उसी तरह सियासतदानों की भी। तो पाकिस्तान की सियासत में हर चीज मुमकिन है, बिल्कुल इस चीज का इम्कान है। फिर आइए उस बात की तरफ कि जी अगर यहाँ पे जाते कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम जुडिशरी हमारी क्या कर सकती है। मेरे ख्याल में ये आसान काम नहीं है। और एक तरह से अगर आप वो देखें कि इमरान खान साहब पे जो उनके बाज जो क्लोज लोग हैं, वो भी इस बात पे वो कहते हैं कि जब आप इल्जाम लगाने के मामले में जरा सा आपको एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये है कि जी उसको आप कैसे जाके साबित करेंगे, और ये एक क्वेश्चन मार्क है। और उसमें खुसूसन जब आप अपने मुल्क के हसास इदारों का नाम लेते हैं इस तरह से, तो वो गालिबन उस पर बहुत सारे सवाली निशान खड़े हो जाते हैं। तो एक दिक्कत आमेज बात होगी। मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई फौरी कामयाबी का उनको इम्कान होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है, मतलब एक बहुत ही खौफनाक हरकत हुई है उनके ऊपर, जो कातलाना हमला था, काबिल मुजम्मत है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो भी उसके पीछे लोग हैं उनको जो है मंजर आम पे आना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो है हमें ये भी देखना है कि हमारे जो इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाने से हमें गुरेज करना चाहिए। सियासतदान कोई भी हो, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे वो। अच्छा आदिल, बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया है। आदिल, वजीर आजम साहब के प्लान में अचानक तब्दीली नजर आ रही है और जो अहम फैसले हैं उस पर हुकूमत की खामोशी है। इन सब के पीछे क्या वजह है? देखिए, वजीर आजम तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वजीर आजम तो रवाना हो गए पाकिस्तान के लिए, और उनका जो अपना स्टे एक्सटेंड किया उसकी वजह से ये सवालात सारे उठे हैं, और क्यों कर नहीं उठेंगे। ज़ाहिर एक अहम तैनाती एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी मुशावरत लंदन में बैठकर जो है वो की जा रही थी। और लंदन से जो खबरें आई वो कुछ ऐसी नहीं थी कि जो बहुत स्मूथ सेलिंग हमें दिखाई दे रही हो, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लैंड में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो माहौल है वो बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम लीग जिस तरह सोच रही है वहां की मुस्लिम लीग उस तरीके से नहीं सोच रही। तो बहरहाल एक अहम तैनाती जो है वो जेर बहस है। तो बुनियादी वजह जो है वो हमें ये दिखाई देती है। दूसरा जो सवाल है आपका कि ये इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें ना कि जो मसला है, अभी हिना साहबा कह रही थी ड्यू ऑल रिस्पेक्ट के आर्मी चीफ का तैनाती का मसला इमरान खान साहब का है। ये मसला ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है। ये मसला तो हमें गवर्नमेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। क्या अमर माने हैं गवर्नमेंट को ये फैसला करने में कि आप ये आर्मी चीफ होंगे और वहां से समरी आए और आप बता दें कि ये आर्मी होंगे। आर्मी चीफ अपॉइंट अगर कर दें तो काफी मसाइल उनके हल हो सकते हैं,
ये मामला अभी तक जेर बहस क्यों है? एक तरफ तो इमरान खान साहब इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं अपनी तकरीर के जरिए और मुसलसल इदारों के ऊपर तनकीद करके जो है वो उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट के मामले में गवर्नमेंट भी तो कंफ्यूज दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई क्लियर कट पोजीशनिंग नहीं की गई है। आपके सामने जो भी सिचुएशन है आप उसका फैसला करें, आप हाँ करें, आप ना करें, जो भी आपके इश्यूज है आप सामने रखें। जब गवर्नमेंट ऑफ द डे की आनियां जानियां लगी हुई हो और गवर्नमेंट ऑफ द डे भी जो है वहां टॉस हो रहा हो और उसके बाद टॉस का नतीजा किसी को ना पता चल रहा हो, तो इस वजह से जो है वो सारी कंफ्यूजन हमें दिखाई दे रही है इस वक्त। और ये फैसला अगर गवर्नमेंट कर लेती है तो शायद जो है वो थोड़ा सा हिजान जो हमें दिखाई दे रहा है वो उस वक्त ये हिजान में कमी आ सकती है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत भी ये फैसला करने से कासिर है, या ये कह लें कि वहां पर एक रिफ्ट है, डिबेट है या फिर डिसीजन मेकिंग। और ये मसला नहीं है कि सिर्फ एक जमात ऐसा चाहती है। मियां साहब की भी तारीफ भरी हुई है इस बात से कि मियां साहब जो है हमेशा अपनी मर्जी का पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। इस दफा जो बहस हो रही है वो सीनियरिटी की हो रही है कि सीनियरिटी के ऊपर बेसिस पर डिसीजन किए जाएं। हुकूमत की खामोशी है इस अहम तरीन फैसले पर, इस अहम तरीन तैनाती पर। जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से एक राय ये भी आ रही है कि जो इस वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल मुल्क में है या खुदा न खास्ता एक इंतशार की तरफ जाती हुई कोई सूरत हाल बनती हुई भी दिखाई देती है, तो अगर ये फैसला हो जाता है तो ये 10 से 15 दिन की गर्द होगी। इसके बाद ये मामला बैठना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी, अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।